आप सभी का स्वागत है, सभी को नमस्कार। और काफ़ी समय बाद आज लाइव आने का मौका मिला है। और बीते दिनों कुछ परिवार में चीज़ें ठीक नहीं रहीं। दादाजी जो हैं वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं। और बस उसी में ही हम सब थोड़े व्यस्त थे। और इस वीडियो के माध्यम से मैं दादाजी को श्रद्धांजलि दूँ, तो मैं यही कहूँगी कि उन्होंने जिन विचारों के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ अपनी एक ज़िंदगी जी है, बहुत सादगीपूर्ण ज़िंदगी जी है, बहुत कठिन वक़्त देखा है। आज भी हमारे क्षेत्र के, चाहे वो चंबा है, चाहे वो कांगड़ा है, चाहे वो सिरमौर एरिया के हैं, जितने भी हमारे गद्दी जनजाति के लोग हैं, आप देखेंगे वो लोग एक बहुत सादा जीवन जी रहे हैं। स्पेशली जो अभी भी ये जो शेफर्ड होने का जो काम है, जो कर रहे हैं, और अपनी बकरियों को, भेड़ों को गद्दी कुत्ते के साथ लेकर जो लोग निकलते हैं, और इतने डेंजरस माउंटेन्स हैं, और जितने सुंदर हैं उतने ही खतरनाक माउंटेन्स हैं ये, वहाँ से गुजरते हैं और जगह जगह पे रुक कर कोशिश करते हैं कि वहाँ पे खाना बनाया जाए और थोड़ा समय बिताया जाए, और उस जगह के लिए भी कुछ अच्छा किया जाए, और फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार का जीवन मेरे दादाजी ने भी जिया है। और मुझे गौरव महसूस होता है कि हम इस समुदाय से, इस जनजाति से हम लोग आए हैं। और पिताजी ने भी ऐसा ही समय जो है वो बचपन में देखा है। और चीज़ें बेहतर तब हुई जब सरकारी नौकरी पिताजी की लगी और बाकी चीज़ें हुई। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से दादाजी को श्रद्धांजलि देते हुए बस इतना ही कहूँगी कि हम जिन रूट से आते हैं, हम उनको कभी ना भूलें, हम कहीं भी पहुँच जाएँ। और बार-बार मैं यंग जनरेशन को यही संदेश देती भी हूँ और देती भी रहूँगी कि कहीं भी चले जाएँ, ये ना भूलें कि हम कहाँ से आए हैं, और उन लोगों को भी कभी ना भूलें जो हमारे अपने हैं। चलिए, आज हम करंट अफ़ेयर्स शुरू करेंगे। और करंट अफ़ेयर्स जो हैं, मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया है, जैसा थंबनेल में लिखा है कि पिछले 6 महीने के ये करंट अफेयर्स हैं, बट ऑनेस्टली आज हम पहला ही पार्ट करेंगे। इसमें जनवरी 2023, फरवरी 2000 सॉरी, इसमें जनवरी 2024 और फरवरी 2024 और मार्च 2024, ये जो रीसेंट करंट अफेयर्स हैं ये हम पहले करेंगे। देखिए, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं कि मैम करंट अफेयर्स कितने महीने के करने हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। तो मान लीजिए अगर मेरा पेपर जून या जुलाई में है, तो मैं जो करंट अफेयर्स करूँगी 2024 जून या जुलाई में अगर एग्ज़ाम है, तो मेरे जो करंट अफेयर्स होने चाहिए वो आपके अप्रैल के होने चाहिए, फरवरी के होने चाहिए, मार्च, जनवरी, इस तरीके से अगर आप ऑर्डर में चलेंगे वो होने चाहिए। इस तरीके से बैकवर्ड चलेंगे आप, इस प्रकार से करंट अफेयर्स जो हैं वो आपके होने चाहिए। फिर आप 2024 के बाद 2023 दिसंबर में जाएंगे, नवंबर में जाएंगे, अक्टूबर, सितंबर, इस तरीके से आप पीछे की तरफ मुड़ेंगे। लगभग आपके 9 से 10 महीने के मिनिमम करंट अफेयर्स होने चाहिए। और अगर आप कोई भी, इफ़ यू डोंट वांट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, देन आप कम से कम 2 साल के करंट अफेयर्स भी करके जाएं। बट सीक्वेंस यही रहना चाहिए कि जो अभी जो महीने हैं, 2 महीने पहले ये वाले करंट अफेयर, एंड देन इस प्रकार से। आज मैं करंट अफेयर्स को वैसे ही बांटा है जैसे हमेशा बांटती हूँ मैं, ठीक है। इसमें स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर एक पार्ट होगा। दूसरा पार्ट जो होगा वो आपका डिफेंस होगा, इंटरनेशनल रिलेशन होंगे, और आईटी सेक्टर होगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत ने क्या नए आयाम स्थापित किए हैं, ये सब होगा। उसके बाद तीसरा जो पोर्शन होगा वो हमारा अवार्ड्स का रहेगा। कोई भी पेपर उठा के ले लीजिए आप, चाहे वो यूपीएससी का है, चाहे वो सिविल्स का है, चाहे वो एचएस का है, चाहे किसी और स्टेट यूपीएससी का है, स्टेट पीसीएस का है, अलाइड का है, ये सब पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अवार्ड्स के बाद अपॉइंटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई नई नियुक्तियां हुई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही हमारा कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कल्चर में कोई डांसेस है, यूनेस्को ने किसी डांस को इंक्लूड किया है भारत के, आपके लिए 100% इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लास्ट में जो है वो स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स ये थोड़ा मेरा लीस्ट फेवरेट रहा है, क्योंकि मैंने इससे बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स कभी पढ़े भी नहीं अपने समय में, और आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, आते हैं, आपको पढ़ने चाहिए। मैं अपने हिसाब से यहाँ पे करंट अफेयर्स जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं मैं उससे शुरुआत करूँगी, ठीक है। और उसके बाद कोशिश करूँगी कि आज जितना हो पाए हम इसको करें। और आपसे निवेदन है कि सभी बच्चों को ये आप शेयर करें, और ये वीडियो बनाने का जो
इम्पोर्टेंस है वो ये है कि ये मैं कोई अपनी पब्लिसिटी या फेम के लिए नहीं कर रही हूँ। पब्लिसिटी और फेम के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। पढ़ाना उसमें से एक नहीं होगा मेरे हिसाब से। ये चैनल शुरू करना उन बच्चों के लिए ही था जो बच्चे हमारे ट्राइबल के बच्चे बैठे हुए हैं, चाहे वो किन्नौर में है, चाहे वो चंबा में है, चाहे वो लाहौल स्पीति में, पांगी में, जहाँ ये बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि उनको कोचिंग मिले, करंट अफेयर्स मिले। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि बड़ी बहन के रूप में आपको गाइडेंस मैं देती रहूं, मैं देती रही हूं, और आज उस कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में ये लाइव सेशन जो है वो लाइव सेशन वैसे है नहीं, यू कांट कॉल इट लाइव, क्योंकि जब ये डिस्प्ले होगा तो मैं पहले ही रिकॉर्ड इसको कर चुकी होगी, तो उसको प्ले एज अ लाइव किया जाएगा। लेकिन आप इसको ज़रा समझने की कोशिश करें, और अगर आंसर आता है तो अपने मन में ज़रूर आप इसको करें। देखिए, हम डिस्कस करेंगे फटाफट ताकि आपको याद रहे। सुदर्शन सेतु जो था वो न्यूज़ में था और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है, तो सुदर्शन सेतु बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं कि कहाँ पे है, तो सेतु का मतलब होता है लिंक, ठीक है, दो चीज़ों को जोड़ने वाला। सुदर्शन सेतु जो है वो आपका गुजरात में है, द्वारका में है, जो श्री कृष्ण की नगरी हुआ करती थी, है भी। ठीक है जी, सुदर्शन सेतु वॉज इन न्यूज, ये आप जरूर देखें कहाँ से कहाँ लिंक हो रहा है, ये आपके लिए होमवर्क है। सेकंड, एक इसमें क्वेश्चन था कि लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी स्थापना भारत में कहाँ की गई है। ड्रोन आप लोग जानते हैं आज के समय में चाहे प्रधानमंत्री हैं चाहे कोई भी है, वो हमेशा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये जो इनोवेशन है उनकी बात करते हैं। और आईआईटी गुवाहाटी में ये जो लार्जेस्ट ड्रोन पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी स्थापना जो है वो की गई है। आईआईटी में आपको बता दूं, ये इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, सरकार की तरफ से इनको फंडिंग भी होती है ताकि क्रीम बच्चा यहाँ पर पढ़े और भारत के लिए कुछ करे। तीसरा, अगर मैं आपको बात करूं, इसमें एक और है कि माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन जो है वो किस सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। तो माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन, इट इज़ नन अदर देन हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ही ये लॉन्च किया गया है। आप लोग सब जानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स की जो हालत है वो ठीक नहीं है। आप लोगों ने कई बार, मुझे भी देखा होगा, सरकारी स्कूल्स में जाके बच्चों से मिलते हुए, और कई बार हम लोगों ने डेस्क और बेंचेस भी उपलब्ध करवाने की कोशिश की है। तो ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स का जो रीस्ट्रक्चरिंग है ना, रिफर्बिशिंग है, ये सब करने की कोशिश की जा रही है इस कैंपेन द्वारा, जो हिमाचल प्रदेश सरकार करेगी। नेक्स्ट, इसमें एक टॉपिक था सारथी स्कीम थी। तो आपसे कई बार मैंने जब भी पेपर दिए, मैंने देखा है कि सारथी इज एसोसिएटेड विथ विच गवर्नमेंट या विच मिनिस्ट्री। तो सारथी लिखा होता है, अब आपको नहीं पता, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप एजुकेशन भी ले सकते हैं, आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी ले सकते हैं। सारथी का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा, सैंड बॉक्स फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी एंड इंश्योरेंस। दोबारा रिपीट करती हूँ, सैंड बॉक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी एंड योर इंश्योरेंस। बेसिकली सारथी पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है, और ये फार्मर्स को हेल्प करेगा कि इंश्योरेंस कंपनी और फार्मर्स के बीच का जो एक इंटरैक्शन है वो स्मूथ किया जाए। इसमें प्रधानमंत्री जो आपकी इंश्योरेंस की जो स्कीम्स हैं, जो भारत सरकार की ऑलरेडी स्कीम्स चल रही हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि है या कोई और है, उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। और सारथी पोर्टल जो है वो एग्रीकल्चर और रूरल फार्मर्स से संबंधित है, और उनको इंश्योरेंस कंपनीज के साथ एक अच्छा सा लिंकेज बनाया जाए, इसीलिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, अगेन सूर्योदय योजना जो थी वो न्यूज़ में थी। तो सूर्योदय योजना जो है वो फिर फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने की बात कर रहे हैं, और सरकार जो है वो 1 करोड़ घरों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की बात कर रही है, और 300 यूनिट इसमें फ्री दिए जाएंगे, घरों के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। देखिए, भारत सरकार का भी रिन्यूएबल एनर्जी का एक टारगेट है, और उसमें ये इंपॉर्टेंट है। तो सोलर एनर्जी, क्योंकि भारत जो है वो एक सब ट्रॉपिकल एरिया में पड़ता है, तो इसीलिए हमारी ज्योग्राफी की वजह से हमको अच्छे नंबर ऑफ सनी डेज दिखने को मिलते हैं, जिसको यूज किया जा रहा है साइंटिफिकली। ठीक है जी। उसके बाद एक और है, बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे, कि फर्स्ट एक ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल जो है वो कौन से एरिया में खुला है। तो फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल जो है वो हमारे वृंदावन में खुला है, और कहीं नहीं खुला है, वृंदावन में खुला है। तो सभी को राधे राधे, इसको प्लीज़ आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत कम लोग सोचेंगे अरे वृंदावन तो एक रिलीजियस प्लेस है, तो वहाँ पे ऐसा स्कूल क्या कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। रिलीजन
स्ट्रेंथन्स द बैकग्राउंड ऑफ एवरी एस्पेक्ट, चाहे वो पॉलिटी है, चाहे वो इकोनॉमी है, चाहे वो ज्योग्राफी है, धर्म उसको जो है बेस्ड ऑन द मॉरल वैल्यूज उसको हमेशा स्ट्रेंथन करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसमें तो मेरा गांव मेरी धरोहर स्कीम है। आप लोग जो भी हिमाचल के पेपर की तैयारी कर रहे हैं आप लोगों ने देखा होगा नई राय नई मंजिल है और बहुत सारी ऐसी स्कीम्स जो थी वो 2-3 साल पहले आई थी और वो यही थी कि हम लोग नए ऐसी जगहों को ढूंढे जो कि अनडिस्कवर्ड है और अनएक्सप्लोर्ड जगहों को हम लोग तलाश करें, ताकि जो ऑलरेडी एरियाज जो कि थ्रेशोल्ड अपना नाप चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं, चाहे वो धर्मशाला का है, चाहे वो शिमला है, तो ऐसे एरियाज को छोड़ के अब नई लोकेशंस देखी जाएं जहां पे हम टूरिज्म को डेवलप कर सकते हैं। हिमाचल के पास टूरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है और इसको हिमाचल सरकार जो है वो यूज करना चाह रही है। वैसे ही इंडिया के लेवल पे मेरी गांव मेरा धरोहर में क्या किया जाएगा कि मैपिंग की जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ये एक स्कीम है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट विलेजेस हैं वहाँ पे मैप डॉक्यूमेंट होगा इंडियन विलेजेस का, वहाँ के कस्टमर, वहाँ पे कितना टूरिस्ट का फुटफॉल हो रहा है, ये सब मैप किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा ताकि उसको बेहतर बनाया जाए। इसी गांव से रिलेटेड मैं आपको एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बताती हूँ जो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद आ सकता है। बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है इस बार 2023 में 2 जगहों को, एक मध्य प्रदेश में पड़ती है और दूसरी कच्छ गुजरात में पड़ती है। जो कच्छ गुजरात में पड़ती है उसका नाम है धराड़ो, ठीक है। सो धराड़ो ही बोलते होंगे शायद, मुझे भी प्रोनाउंसिएशन नहीं पता। तो धराड़ो जो है वो गुजरात कच्छ में है और मडिया या माडिया जो है वो मध्य प्रदेश में है। ये 2 ऐसे गांव हैं जिनको बेस्ट टूरिज्म का अवार्ड दिया है और ये किसी लोकल ने नहीं दिया है, ये यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो आप जानते हैं यूएन की एक संस्था है जो टूरिज्म को प्रमोट करती है, उन लोगों ने हमारे इंडिया के 2 गांवों को दिया है, याद रखिएगा। इसके बाद एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ आएगी, वो तेलंगाना में आएगी। ये भी आप ज़रूर इसको याद रखें। वंदे भारत के बाद एक अमृत भारत एक्सप्रेस जो है वो प्रधानमंत्री जी ने अभी लॉन्च की है। जिस प्रकार से वंदे भारत की सक्सेस रही है, मैंने एक वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, मेरी अपनी पर्सनल जर्नी, वैसे ही आपकी अमृत एक्सप्रेस जो है वो लॉन्च कर दी गई है। और जो अमृत एक्सप्रेस है वो सबसे पहले आपकी लॉन्च की गई थी अयोध्या से दरभंगा और दूसरी जो है वो बेंगलुरु से आपकी मालदा तक अब चलेगी। अमृत भारत एक्सप्रेस का भी यही है कि 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है। इसमें कुछ कोचेज है जिनको वंदे साधारण नाम से जाना जाएगा। तो अमृत भारत जो है वो दिसंबर 2023 में लॉन्च हो चुकी थी। ऐसा भी कई बार आता है कोई एलिमेंट आपका किसी नदी में पाया गया हो तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मैं आपको बता दूं कि एक रेयर एलिमेंट जो है वो सतलुज रिवर में मिला है, उसका क्या नाम है आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं इस रेयर एलिमेंट का नाम है टैंटलम और ये जो टैंटलम है वो नीले रंग से होता है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि रिसेंटली इट वाज इन न्यूज कि सतलुज रिवर टर्न्ड ब्लू, सो इट टर्न्ड ब्लू ड्यू टू विच रेयर एलिमेंट। एग्जाम्पल दे सकते हैं टाइटन, टैंटलम, कुछ और रोडियम, पैलेडियम, एनीथिंग। सो आंसर विल बी टैंटलम। मैंने कई बार देखा ऐसे सवाल आए हैं। सिलकारा टनल वॉज इन न्यूज, रिसेंटली ऐसा आ सकता है सिलकारा टनल इन न्यूज। आप सबको याद होगा कि हमारे 41 लेबरर्स जो थे एक टनल में फंस गए थे उत्तराखंड में और 17 दिन वहां पे वो फंसे रहे थे। उसके बाद उत्तराखंड सरकार ने सभी को 1-1 लाख का मुआवजा भी प्रोवाइड करवाया था। सो दिस टनल वॉज नन अदर देन योर सिलकारा टनल और ये उत्तराखंड में है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो न्यूज़ को और करंट अफेयर को आप लोग लिंक करना ज़रूर समझें, ठीक है जी। ये स्कीम्स थी जो मुझे फिलहाल इंपॉर्टेंट लगी। अभी ये पिछले 2024 के जो आपके 2024 नहीं है ये, दिस हैज़ टू बी योर जनवरी, फरवरी और आपके मार्च के जो करंट अफेयर्स हैं वो इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। 2023 है। आई एम रियली रियली सॉरी आप लोगों को, एक बार मैं दोबारा से आई वांट टू अपोलोजाइज दिस। ये जो क्वेश्चंस है इसमें दो चीज़ें हैं, इसमें जनवरी और फरवरी 2024 के हैं और बाकी जो करंट अफेयर्स है जैसे मैंने एक मार्च का भी किया था, आई थिंक वो मैंने शायद मिक्स कर लिया है। इसमें 2023 के भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है लेकिन जो मेजरली अभी मैंने करवाए हैं वो आपके 2024 के जनवरी और फरवरी के करंट अफेयर्स इसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। सोर्स आप पूछेंगे इसमें, तो सोर्स इसमें यूजुअली मैं स्टडी IQ देखती हूँ, वाजीराम का भी देखती हूँ,
इनसाइट्स में से भी कुछ मिला, ठीक है। प्रतियोगिता दर्पण भी देख लेती हूँ क्योंकि मैं अपने समय में भी यही पढ़ा करती थी। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इसमें करंट अफेयर्स कौन से हैं। मिक्स्ड हैं, पढ़ लीजिए, करने में कुछ नहीं है। एक्चुअली बहुत समय से मैं प्रिपेयर कर रही थी तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज खुद हो गई क्योंकि बहुत समय बाद आज वीडियो बनाने का भी मौका मिला है। तो इसमें मोस्टली अभी मैंने आपको बता दिया जनवरी और फरवरी के तो 100% करंट अफेयर्स हैं और पिछले भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफेंस, आईटी और इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी एक्सरसाइजेज इसमें ही, इसमें 2023 की भी है इंक्लूडेड और 2024 की भी इसमें इंक्लूडेड है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है। पहला एक्सरसाइजेज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज है मिलान। मिलान एक्सरसाइज के बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। ये 12वां एडिशन हुआ है और ये हमारी इंडियन नेवी इसमें पार्टिसिपेट करती है और विशाखापट्टनम में हुआ है और बहुत सारे हमारे नेबरिंग कंट्रीज भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो मिलान आप लोगों को याद करना पड़ेगा। सेकंड, इसमें हमेशा से एक्सरसाइज वज्र प्रहार है और एक्सरसाइज वज्र प्रहार जो है वो भारत और अमेरिका के बीच में हुई है। इस बार अलग अलग है। जो आपका रिसेंट हुआ है 2023 वाला हुआ है वो आपका जो है वो कहाँ पे हुआ है, दैट हैपेंड इन योर, अच्छा दिस इज वायु शक्ति है ना, आई सेड वज्र प्रहार राइट, वेट अ सेकेंड। ये नोट्स मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के रूप में शेयर कर दूंगी। हैंड राइटिंग ज़रा गंदी है बट प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा चलिए पहले यही वाली कर लेते हैं। दिस इज योर एक्सरसाइज, हाँ सॉरी दिस इज जो इस बार 2023 की वज्र प्रहार हुई है वो भारत और अमेरिका के बीच में होती है और ये मेघालय में हुई है, ठीक है, मेघालय में हुई है। और जो 2022 का इसका वर्जन था वज्र प्रहार का, ये आपकी बकलो में हुई थी। आप लोग बताएं टाइप करके जो हिमाचल से है वो बकलो कहाँ पे है। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता चुकी हूँ। वज्र शक्ति बताया मैंने, मिलान बताया मैंने इंडियन नेवी की। तीसरी एक्सरसाइज है आपकी वायु शक्ति और वायु शक्ति जो है वो आपकी इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है और ये इस बार राजस्थान में हुई थी और ये इंडियन आर्मी का जॉइंट ऑपरेशन होता है। मित्र शक्ति जो है एक्सरसाइज वो आपकी श्रीलंका में हुई। श्रीलंका, इंडिया एंड श्रीलंका इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और ये इस बार पुणे में हुई थी। देखिए जितनी भी एक्सरसाइजेज होती हैं जिनका मैंने आपको नाम बताया, इन एक्सरसाइजेज का जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि जो दो देश होते हैं वो आपस में अपनी ऑपरेटिबिलिटी को बढ़ाएं, जॉइंट ऑपरेशंस कैरी ऑन करेंगे और सिर्फ इसमें इंडियन नेवी या इंडियन आर्मी के जो बेसिक फंक्शंस है वही नहीं करते हैं ये लोग। ह्यूमैनिटेरियन एड, कहीं पे रिलीफ ऑपरेशन देना पड़ जाए वैसी एक्सरसाइजेस भी ये लोग करते हैं। रेस्क्यू करना पड़ जाए वैसी भी ये लोग एक्सरसाइज करते हैं। तो ये आप इस चीज़ को ज़रूर इसमें याद रखें। कुछ और एक्सरसाइजेज न्यूज़ में थी जैसे कि इंडिया और इजिप्ट की एक्सरसाइज जो है वो इस बार कहाँ पे हुई है, तो वो इजिप्ट में हुई है, अंशास नाम की जगह है। तो इंडिया इजिप्ट की एक्सरसाइजेज जो है वो मतलब इंडिया की तरफ से इंडियन आर्मी थी और इजिप्ट की तरफ से इजिप्ट की आर्मी थी। ये आपकी अंशास में हुई है और इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? इस एक्सरसाइज का नाम साइक्लोन है। तो सवाल आ सकता है कि साइक्लोन एक्सरसाइज वाज इन न्यूज, ये किन देशों के बीच में होती है? तो ये भारत और इजिप्ट के बीच में होती है। एक और बताऊं, इंडिया और यूएई जो है आपका यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, इनके बीच में 2024 की जो एक्सरसाइज है वो डेजर्ट साइक्लोन के नाम से है और डेजर्ट साइक्लोन जो है वो इस बार राजस्थान में हुई है 2024 में। इसको आप जरूर याद रखें। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं। एक लास्ट में है इंडिया और किर्गिस्तान की जो एक्सरसाइज है 11th एडिशन जो है वो हिमाचल प्रदेश के बकलो में हुई है और इंडिया और किर्गिस्तान की एक्सरसाइज का जो नाम है उसको बोला जाता है खंजर। 100% किसी ना किसी पेपर में आपको दिखने को ये जरूर मिलेगा, ठीक है। ये एक्सरसाइजेस थी। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं कुछ इसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जैसे कि अभ्यास आ सकता है कि रिसेंटली अभ्यास वाज इन न्यूज, इट इज रिलेटेड टू विच, ठीक है। तो अभ्यास जो है वो डीआरडीओ की फ्लाइट ट्रायल्स थी, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट्स, और ये आपका अभ्यास है और ये उड़ीसा से जो है वो लॉन्च की गई। इसके जो फ्लाइट के ट्रायल्स थे वो उड़ीसा से किए गए। तो अभ्यास आप जरूर याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इनसैट 3DS जो है वो रिसेंटली इसरो ने लॉन्च की है।
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जितने भी एग्जाम्स दिए हैं उसमें ये क्वेश्चन जो है वो आए हैं। इनसैट पूछेंगे, इनसैट 3DS जो है वो लॉन्च की किसने की? इसरो ने की। सेकेंड, ये किस प्रकार की सैटेलाइट है? ये एक वेदर सैटेलाइट है जो आपकी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो जो है उसने लॉन्च की है। तीसरा सवाल आ सकता है कौन सा रॉकेट इसमें यूज किया गया था? तो GSLV F14 जो रॉकेट है, व्हीकल है, वो लॉन्च किया गया था, यूज किया गया था इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। देखिए, आप सभी को पता है जो भी तैयारी कर रहे हैं कि जब भी हमको एक सैटेलाइट को लॉन्च करना होता है ऑर्बिट में, चाहे वो लोअर अर्थ ऑर्बिट है या कोई और है धरती से ऊपर, हमको एक लॉन्चिंग व्हीकल चाहिए होता है, रॉकेट चाहिए होता है। तो वो GSLV होता है और कई जगहों में PSLV होता है, डिपेंडिंग अपॉन किस ऑर्बिट में आप लोगों को डालना है उसको। तो GSLV F14 जो है वो आपकी इनसैट 3DS के लिए है, इसको याद रखें। गगनयान मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 साल से न्यूज में चल रहा है। इसरो द्वारा जो ये मिशन है, और इसको जरूर याद रखें, 2024 से पहले पहले एक व्योम मित्रा जो है, एक टाइप ऑफ रोबोट जो है, शायद ये फीमेल रोबो है व्योम मित्रा, इसको भेजा जाएगा आपके गगनयान मिशन पे। भारत के बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, चाहे वो चंद्रयान है, मंगलयान है, आदित्य L1 मिशन है, चाहे वो गगनयान मिशन है। आप सबको पता होना चाहिए मिशन कौन से हैं, कैरियर कौन से थे, इसमें कब कब लॉन्च किए गए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक और सवाल जो भारत से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच इज द फर्स्ट कंट्री टू लैंड इन द साउथ पोल मून? देखिए, मून के भी अलग अलग रीजन्स में अलग अलग देश जो हैं वो गए हैं, लेकिन अगर आपसे सवाल किया जाए कि वो पहला देश कौन सा है जो कि मून के साउथ पोर्शन में, जहां पहुंचना बहुत मुश्किल है, लास्ट कंट्री जो वहां पहुंच पाई थी, इट वॉज ओनली रशिया, जो हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है। उसके अलावा कोई देश यहाँ पे पहुंच नहीं पाया। चाइना ने कोशिश की थी, नहीं पहुंच पाया। भारत ने कोशिश की और वो सफल रहा। तो इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लैंड इन द साउथ पोल ऑफ द मून। प्लीज रिमेंबर दिस। ठीक है, और एक और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी, इसमें थोड़ा सा पहले थोड़ा साइंस एंड टेक का ही कर लेते हैं। स्मार्ट 2.0 जो है, दिस इज अ आयुर्वेदिक टीचिंग प्रोफेशनल पोर्टल, ऐसे आ सकता है। रिसेंटली स्मार्ट 2.0 वाज इन न्यूज। ये किससे रिलेटेड है? आयुर्वेदा से रिलेटेड है। देन वी हैव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग ने एक सागर संपर्क सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है। देखिए, जब हम लोग तैयारी करते थे तो एक सागर इनिशिएटिव जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का था, और वो बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो पैसिफिक ओशन है, जो आपका इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन में सिक्योरिटी स्थापित करना, एक प्रॉपर ऑर्डर स्थापित करना जो है वो सागर का काम हुआ करता था। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म था। उसके बाद अब मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग ने 2024 में आपका सागर संपर्क सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है। सागर संपर्क इज अ काइंड ऑफ अ डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। जिस प्रकार से आपका GPS होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सैटेलाइट, वैसे ही आपकी सागर संपर्क सिस्टम इज अ सॉर्ट ऑफ अ DGNSS। DGNSS का मतलब है इट इज अ डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। प्लीज आप इसको याद रखें। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपका ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत बहुत न्यूज में था। पिछले जितने भी करंट अफेयर्स में पढ़ रही थी उन सब में ये बार बार आ रहा था, बिकॉज ये भारत में हुआ है, और भारत में एक ग्लोबल लेवल की चीज जब होती है तो आप लोगों के लिए, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जिसको आप जपाई भी बोल सकते हैं या गपाई भी बोल सकते हैं, सो ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत में हुआ। इसमें 28 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, और कई जगह पे इसको न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो है वो किससे संबंधित है, तो आप बता सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। और यहाँ पे एक नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल खोलने की भी बात जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी। और एक इसी से संबंधित करंट अफेयर आता है, दैट व्हाट इज अरावत? What is अरावत? अरावत इज AIRAWAT। सो अरावत को आप जरूर याद रखें। दिस स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एनालिटिक्स नॉलेज असिमिलेशन। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एनालिटिक्स नॉलेज असिमिलेशन, ये एक प्रकार का क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्टडी करने में मदद करेगा। सो रिसेंटली अरावत वाज इन न्यूज, माननीय मोदी जी ने किया है, पेपर में आ सकता है, प्लीज इसको आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो रिसेंटली कुछ मिसाइल्स और कुछ सबमरीन्स लॉन्च हुई थी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर्स के लिए। पहले एक अग्नि फर्स्ट जो है मिसाइल जो है, उसके बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो वो बहुत पहले लॉन्च हो चुकी है वैसे अगेन, लेकिन इसी का एक वेरिएंट जो है वो एक लॉन्च किया गया है। सो अग्नि 1 जो है, इट इज अ सरफेस टू सरफेस। देखिए, मिसाइल्स अलग अलग प्रकार की होती है, कई आपकी सरफेस से
एयर होती है, एक सरफेस से सरफेस होती है। तो अग्नि-1 जो है वो 750 इसका रेंज था, लेकिन अब इसको बढ़ा के 2500 किलोमीटर रेंज इसकी कर दी गई है, एक। दूसरा, इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड 1000 किलो कैरी करने की जो है वो ताकत है, हाई प्रिसिशन है। और ये आपकी अब्दुल कलाम जो उड़ीसा का जो आइलैंड है, जिसको व्हीलर आइलैंड भी कहा जाता है, वहां से 7 दिसंबर को ये लॉन्च की गई थी। ये सरफेस टू सरफेस है, याद रखें। पहले 750 थी, अब बढ़ा के 2500 किलोमीटर इसकी रेंज करती है, ठीक है जी। नेक्स्ट, इसमें अगर मैं बात करूं तो सबमरीन में आईएनएस सहाडक या सहायक जो है वो अभी आपकी रिसेंटली आपकी ये कमीशन हुई है। और जो आईएनएस सहादक है, ये इंडियन नेवी में आपकी 4 दिसंबर को, जो कि आपका नेवी डे भी कहा जाता है, वो इंडक्ट हुई है। इस सबमरीन का जो काम है वो काम क्या है? दिस इज फॉर कोस्टल एंड डीप वाटर सर्वे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके जीआरएस बिल्डर्स हैं और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, जो जीआरएस इज बेसिकली और गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स, जो कि कोलकाता बेस्ड हैं, ये दोनों मिलके बना रहे हैं। और 2021 में आईएनएस संध्यायक जो है वो कमीशन की गई थी, और अब आईएनएस सहाडक जो है, ऐसी ही 4 शिप्स बनाने की बात की गई है टोटल। इसको जरूर याद रखें। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे बात करूं इसमें, अगर हम थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ आ जाएं, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि रिसेंटली 2024 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, सारे हेल्थ के मामले, आप लोगों को याद होगा जब कोविड-19 आया था, तो उस समय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 को एक करार दिया था कि ये सबसे बड़ा जो है मेजर थ्रेट है। ये वही ऑर्गेनाइजेशन है, 2024 में इसने एक देश को मलेरिया फ्री घोषित किया है। उस देश का नाम आप सुन के हैरान रह जाएंगे, क्योंकि मैंने भी इस कंट्री का नाम कभी नहीं सुना था। कंट्री का नाम है कैबो वर्दे। तो कैबो वर्दे नाम देश को बिल्कुल मलेरिया फ्री घोषित कर दिया है। अगर आपसे पूछे क्या भारत मलेरिया फ्री है, तो जवाब आएगा नहीं। अभी भी लगभग भारत जो है वो पूरे ग्लोबली मैं बात करूं तो 1.4% कॉन्ट्रीब्यूट करता है टू द मलेरिया केसेस। कम है, भारत कम है इस मामले में, लेकिन है तो है, ठीक है जी। आप इसको जरूर याद रखें। ये वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट कहती है कि इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स अराउंड 1.4% केसेस टू दी वर्ल्ड, ठीक है जी। नेक्स्ट, इसमें अगर मैं बात करूं तो ये मैंने आपको बता दिया है, राइट। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, नैम नॉन अलाइंड मूवमेंट, जितने भी पॉलिटी के स्टूडेंट्स इसमें देख रहे होंगे या वैसे भी, तो भारत जो है वो नॉन अलाइंड की सोच रखता है। आज भी हमारे प्रिंसिपल्स, नॉन अलाइंड का मतलब आज 100% हम ये नहीं कह सकते कि नॉन अलाइंड का मतलब है कि हम किसी देश के साथ कोलैबोरेशन नहीं करेंगे या बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। नॉन अलाइंड का मतलब मैं यही समझती हूँ कि हम देशों के साथ कोलैबोरेशन करेंगे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स भी करेंगे और अपना नेशनल इंटरेस्ट पहले देखेंगे, लेकिन फिर भी कभी भी किसी तीसरे की या बाहर वाले की वजह से हम अपनी पॉलिसीज को इम्पैक्ट नहीं करेंगे, या कोई हमको बाहर डिक्टेट करे कि आप डिसीजंस भारत के लिए कैसे लें, वो हम नहीं सुनेंगे। तो आज भी हम कहीं ना कहीं नॉन अलाइंड ही हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी, इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस एक्सेट्रा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ विजन वी आर स्टिल नॉन अलाइंड एंड वी शुड बी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि 19th नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है वो कहाँ पे चल रहा है। सो इसका जो जवाब आएगा वो आएगा युगांडा। युगांडा में कंपाला है, कंपाला में आपका नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है इस बार हुआ है। और हर एक समिट की थीम होती है, सो इट स्टैंड्स अंडर द थीम ऑफ डीपनिंग द कॉपरेशन फॉर द शेयर्ड ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। बहुत बार सवाल आता है मेंस में, इज नैम स्टिल रेलेवेंट? तो इसका जवाब जरा खुद ढूंढिएगा। G20 की मेजबानी भारत को करने को मिली और वसुदेव कुटुंबकम के नाम से ये जो है समिट रखा गया। बहुत सारे देशों ने इसमें पार्ट लिया। कुछ डेक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे G20 समिट में एक सवाल आ सकता है कि कौन सा देश को G20 समिट का G20 का बनाया गया। तो G20 का मेंबर इस बार अफ्रीकन यूनियन बना है। देखिए G20 पे बहुत बार सवाल आता है, आप लोग ऑनलाइन जरूर सर्च करिए G20 के देश कौन से हैं कौन से नहीं हैं। इस बार अफ्रीकन यूनियन जो है वो आपका 21st, तो G20 नहीं रहा, अब ये G21 बन चुका है। अफ्रीकन यूनियन इसका पार्ट बना है। एक और मल्टीपल क्वेश्चंस में आ सकता है कि ये कौन सा G20 था। ये 18th G20 समिट जो था। 19th G20 समिट जो है वो अगले साल जो होगा वो आपका रियो द जनेरियो, यानी आपका जो ब्राजील है वहां पे ये होगा। नेक्स्ट, इसमें एक क्वेश्चन था कि डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज जो है वो किन देशों के बीच में होती है। तो आपको पता होना चाहिए, डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज जो है वो इंटर ऑपरेटेबिलिटी के लिए हुई है बिटवीन इंडिया, फ्रांस, यूएई। ये 3 देशों के बीच में हुई है। और हमारे देश से बहुत सारे हमारे
जो जेट्स थे, फाइटर जेट्स थे, वो गए, चाहे वो मिग है, चाहे वो सुकोई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप इसको जरूर याद रखें। नेक्स्ट इसमें अगर मैं आपको बात करूं तो एक सवाल ऐसा था कि लोकस्ट, आप जानते हैं ना, टिड्डे जिसको बोलते हैं, तो उसको खत्म करने के लिए भारत ने किस देश को एक पेस्टिसाइड देने की बात की है? तो वो अफगानिस्तान को देने की बात की गई है। उस पेस्टिसाइड का नाम इंपॉर्टेंट है। पेस्टिसाइड का नाम है मैलाथियन। तो मैलाथियन पेस्टिसाइड है। रिसेंटली इट वाज इन न्यूज। ये क्या है? ऐसे ही सवाल को इमेजिन करा करो। ये एक फर्टिलाइजर है, ये एक पेस्टिसाइड है, ये एक दवाई है, ड्रग है, ये क्या है? तो ये मैलाथियन जो है पेस्टिसाइड है। और अफगानिस्तान में टिड्डे इतने ज्यादा हो गए थे तो उसको मारने के लिए भारत इसको एक्सपोर्ट कर रहा है एज अ मदद। ठीक है जी। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे इंटरनेशनल रिलेशन में लगा, जो सवाल जो है 100% कहीं ना कहीं आना है, दैट इज योर COP28। देखिए UNFCC जो होता है क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के लिए, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज एंड कॉन्फ्रेंस, जब से हम पढ़ रहे हैं, पेरिस अग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ रहे हैं, मॉन्ट्रियल पढ़ रहे हैं, ऑल ऑफ दीज आर अंडर योर UNFCC। COP28 इस बार कहाँ हुआ? पहला सवाल। तो आंसर है इसका COP28 जो था वो आपका UAE में हुआ। और UAE में एक आपकी अबू धाबी डिक्लेरेशन भी साइन की गई। अबू धाबी डिक्लेरेशन ये बात बोलती है, देखिए COP27 जो था इससे पिछला, वो आपका इजिप्ट में हुआ था, जहां पे शर्म शेख डिक्लेरेशन आई थी। और शर्म शेख डिक्लेरेशन में एक बात की गई थी लॉस एंड डैमेज की। लॉस एंड डैमेज का मतलब है कि बहुत सारे देश जो हैं वो ये मानते हैं कि हम लोग डेवलप्ड देश हैं और हम लोगों को कंपनसेशन देना चाहिए। देखिए जो देश ऑलरेडी डेवलप होके बैठ चुके हैं, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो जापान है, चाहे वो फ्रांस है, चाहे जर्मनी है, यूरोप के जितने देश हैं, ये सब मानते हैं कि हम लोग डेवलप होकर बैठ चुके हैं। लेकिन इसके कॉन्ट्ररी कुछ विकसित देश हैं। अगर आप आज डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों देशों को ये बोलते हैं कि आप डेवलपमेंट का स्तर जो है वो कम कर दीजिए, तो डेवलप्ड देश बोलेंगे ओके फाइन, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। 1850 तक आते आते आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में आ चुका है, लेकिन भारत अभी भी वहां कॉटन से ही कर रहा है। तो बेसिकली हम लोगों का जो ग्रोथ है वो बहुत अलग है। इसीलिए भारत ने 2027 में भी जो ये डिक्लेरेशन थी इससे मना किया था, क्योंकि यहाँ पे एक बात की गई थी लॉस एंड डैमेज फंड इकट्ठा करने की। लॉस एंड डैमेज का मतलब है $450 मिलियन का एक ऐसा फंड इस्टेब्लिश किया जाए जहां पे कुछ देशों ने गारंटी ले ली, जिम्मेदारी ले ली कि हम लोग कंपनसेशन देंगे। हमारी वजह से जो क्लाइमेट को इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्लाइमेट को जो नुकसान हो रहा है, वो उसकी भुगतान करने के लिए हम लोग रेडी हैं। लेकिन इसमें भारत ने नहीं बोला है। इंडिया है, जापान है, इंडिया है, चाइना है, सऊदी अरेबिया है, इन सब कंट्रीज ने रिजेक्ट किया था 2027 का कमिटमेंट कि हम लोग ये ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कमिटमेंट हम लोग नहीं पूरा करेंगे। इसमें ये बात की गई है जो कि 2028 में 100% ये गारंटीड लगा दी गई कि अब जो होगा वो लॉस एंड अडेप्टेशन फंड बनेगा $450 मिलियन का। एक दूसरा, हम लोग 118 कंट्रीज मिलके शपथ लेते हैं कि हम 11,000 गीगावाट एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और साथ ही में नेट जीरो जो है 2050 तक हम लोग लेकर आएंगे। तो भारत ने कहा हम लोग ये नहीं करना चाहते, हमारे पास अपने डिफरेंट टारगेट्स हैं नेट जीरो इमिशंस करने के और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के। सो वी आर ओके विद दैट। वी डू नॉट वांट टू बी हेस्टेंड ड्यू टू दी वर्ल्ड प्रेशर। ठीक है। तो डेवलप्ड देशों का थोड़ा अलग रहता है, डेवलपिंग का अलग रहता है। इसको आप प्लीज जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। 2029 का जो अगला आपका UNFCC का जो COP होने वाला है वो कहाँ होने वाला है? वो बाकू अजरबैजान में होगा। और COP33, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैन कम कि COP33 कहाँ होगा? सो COP33 आपका भारत में होने वाला है। इसको याद रखिए। कौन से वर्ष में? 2028 में। ठीक है। नाटो ज्वाइन करने वाली कौन सी कंट्री है? तो नाटो ज्वाइन करने वाली आपकी जो रीसेंट कंट्री बनी है वो फिनलैंड बनी है। रशिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं बिकॉज फिनलैंड भी रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, लगभग 1200-1300 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। सो ये एक प्रॉब्लम बन गई है रशिया के लिए। ठीक है। नाटो आप लोगों को बता दो जिनको नहीं पता, तो आपकी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नाटो जो है वो अमेरिका द्वारा लीडेड है। और जो विचार आपके लिबरलिज्म के विचार हैं और फ्री सोसाइटी की जो बात करते हैं वो आपके नाटो में आते हैं, और जो कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं वो आपके दूसरे ब्लॉक में आते थे, सोवियत ब्लॉक में आते थे। लेकिन USSR का डिसइंटीग्रेशन 1991 में हो गया, 1989 से चला था, 1991 में हो गया। तो उसके बाद अभी भी कहीं ना कहीं जो रशिया है वो उसको लीड करता है। ठीक है। चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये सब उनको सपोर्ट करते हैं। इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा और आप लोगों को बताऊं,
ठीक है। थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशंस में एक क्वेश्चन आ सकता है कि 2+2 डायलॉग रिसेंटली वाज इन न्यूज। सो 2+2 डायलॉग किन देशों के बीच में हुआ है? पहली बार मैं आपको बता दूं 2+2 का क्या मतलब है। 2+2 का मतलब है कि एक देश के फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर और दूसरे देश के फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर, ये पहली बार जो है वो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। आप लोग हैरान रह जाएंगे कि भारत और अमेरिका के बीच में इतनी सारी ट्रीटी साइन हुई है, क्या कभी 2+2 नहीं हुआ? नहीं हुआ। पहली बार ये 2+2 डायलॉग हुआ है, जो कि फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर जो दोनों देशों के बैठते हैं। हमने ऐसा जापान के साथ किया हुआ है, हमने ऐसा रशिया के साथ किया हुआ है, लेकिन अमेरिका के साथ पहली बार हुआ है। तो ये सवाल आ सकता है। दूसरा, ऐसा कौन सा देश है जिसने भारत में अपनी एम्बेसी बिल्कुल क्लोज कर दी है? जवाब अफगानिस्तान है। क्यों है ये आप खुद ढूंढिए। क्वेश्चन आ सकता है कौन सी कंपनी ने या अमेजोन ने अपनी सैटेलाइट लॉन्च की है, उसका क्या नाम है? तो क्वेश्चन आ सकता है कौन सी कंपनी ने अपनी सैटेलाइट लॉन्च की है। सैटेलाइट का नाम कुपियर है। तो कुपियर सैटेलाइट अमेजोन ने लॉन्च की है। आप इसको याद रखें, 500 किलोमीटर अबव द अर्थ जो है वो इसको किया है। इंडिया और अर्जेंटीना ने फर्स्ट टाइम सोशल सिक्योरिटी अग्रीमेंट जो है वो अपना साइन किया है। ठीक है। इसके बाद कुछ रैंकिंग के बारे में बात कर लेते हैं फटाफट। देखिए, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो है, जो कि ये बताता है कि किसका पासपोर्ट सबसे स्ट्रांग है। तो ये आप मुझे बताएंगे कि सब कौन से देश का पासपोर्ट सबसे स्ट्रांग है। मैं आपको बताऊं, इंडिया की रैंकिंग इसमें 85th है और भारत जो है वो लगभग 62 देशों में वीजा फ्री जा सकता है। दूसरा, अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग, यूनिकॉर्न कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनका जो फंड होता है वो $1 बिलियन से ज्यादा होता है। तो ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग में इंडिया थर्ड आया है। इट्स अ ह्यूज थिंग। और हमारे पास 72 ऐसी कंपनीज है भारत में जो $1 बिलियन से अधिक कमाती हैं। तीसरा, अगर मैं बात करूं ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में, भारत का रैंक 45th है और ये मार्शल ग्लोबल पेंशन इंस्टीट्यूट जो है वो देता है। वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट जो है वो आपका इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन जो है, IEA जो है वो देता है। इसको जरूर आप लोग याद रखें। ठीक है जी। अगर मैं आप लोगों से कुछ अवार्ड्स के बारे में बात कर लूँ तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बार कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दिए गए हैं। किनको दिए गए हैं ये बात करते हैं। सबसे पहले भारत के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड के बारे में बात करते हैं। सो दिस इज योर नन अदर देन भारत रत्न अवार्ड। और भारत रत्न अवार्ड जो है, इनकी शुरुआत 1954 में की गई थी। इस बार कितने लोगों को दिया गया है? तो इस बार सबसे पहले दिया गया है जन नायक कर्पूरी ठाकुर। तो जन नायक के नाम से प्रसिद्ध थे आपके कर्पूरी ठाकुर। इनकी बहुत ज़्यादा, जन नायक का मतलब इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी और ये सीएम जो थे वो बिहार के सीएम रहे हैं, फॉर्मर। उसके बाद नरसिम्हा राव को दिया गया है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ही लेकर आई और बेहद अच्छा काम भारत की डेवलपमेंट के लिए किया था। MS स्वामीनाथन को अपने ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए मच अवेटेड अवार्ड था, वो इस बार दिया गया। और लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑल ओवर एक राम मंदिर के एजेंडा को पुश करने के लिए और राम मंदिर जो कि लाखों लोगों की आस्था है उसको पूर्ण करने के लिए या उसकी शुरुआत करने के लिए जो है वो आडवाणी जी को भी इस बार अवार्ड दिया गया है। तो इन लोगों को इस बार भारत रत्न दिया गया है। आप लोग जरूर याद रखें, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो कीर्ति चक्र किसको मिला है? कीर्ति चक्र जो है वो देखिए मेजर दीपांदर विक्रम को मिला है, मेजर दिग्विजय सिंह को मिला है और हवलदार पवन कुमार को मिला है। इन 3 लोगों को, जो कि अलग अलग बटालियन से संबंधित है, सभी को कीर्ति चक्र मिला है। आप इसको जरूर याद रखें। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं शौर्य चक्र किसको मिला है, तो शौर्य चक्र जो है वो आपका कैप्टन अक्षत, मेजर अमनदीप और हवलदार संजय कुमार को मिला है। आप इसको जरूर याद रखें। पद्म, देखिए पद्मश्री ज्यादा होता है। पद्मश्री यूजुअली मैंने एक्टर्स को देखा है तो 110 लोगों को पद्मश्री मिला है। ठीक है। और लगभग पद्म भूषण जो है वो 17 लोगों को अवार्ड दिया गया है और विभूषण जो है वो 5 लोगों को दिया गया है। तो पद्म विभूषण जो है वो मैं आप लोगों को फटाफट पढ़ देती हूँ। वेंकैया नायडू जी को दिया गया है, वैजंती माला, कोनाडेला चिरंजीवी, पद्मा सुब्रमण्यम और बृंदेश्वर पाठक जी को मिला है। नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में बात करूँ, 69th नेशनल फिल्म अवार्ड, ये अल्लू अर्जुन, आलिया भट्ट और कृति, ये आप देख लीजिए मुझे तो नहीं इतना इंपॉर्टेंट लगता। व्यास सम्मान अवार्ड बेहद इंपॉर्टेंट है। व्यास सम्मान जो है वो हिंदी राइटिंग में दिया जाता है 1991 से। और व्यास सम्मान अवार्ड जो है 2023 जो है वो पुष्प भारती को दिया गया है। 2022 के लिए ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था। इसको आप जरूर